हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मोल, है ना। से हम बोले थे कि अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो उसमें कितना ग्राम CaO और CO2 बनेगा, है ना। तो हमने बोला था कि मोल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था कि व्हाट मास ऑफ क्वेश्चन हमने एक लिखा था CaO विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना, व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग। जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड का वेट बनेगा। क्या बोल रहा है कि जब हम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो जब हम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। देखो, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़े तो वहां पे किसी रिएक्शन का बात नहीं होता था। वहां पे बोलता था कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट का ही मोल की कितना होगा। लेकिन इसमें क्या है, बोलता है कि अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तुम हीट करोगे तो कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो देखो, आप जानो, हम बताए थे कि यहां पे दो तरह के मोल होंगे। तो दो तरह के मोल क्या होंगे, ये जो 10 ग्राम लिए हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो ये जो 10 ग्राम लिए हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो इस 10 ग्राम के कारण भी कुछ मोल रहा होगा। हमें जो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं तो इस 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के कारण भी कुछ मोल रहा होगा। और ये जो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो मोल रहा होगा वो टेकन मोल कहलाएगा। तो 10/100, मतलब इस 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो मोल रहा होगा, तो ये जो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो मोल रहा होगा वो टेकन मोल कहलाएगा। अब देखो, जब हम इस रिएक्शन को लिखते थे तो एक कॉफिशिएंट होता था, और इस कॉफिशिएंट के कारण जो मोल होगा उसे हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक मोल कहेंगे। इस कॉफिशिएंट के कारण जो मोल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक मोल कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोल। एक को हम लोग क्या कहते हैं, टेकन मोल, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक मोल। तो टेकन मोल क्या होगा, तो रिएक्शन कराने के लिए जो अमाउंट लेगा किसी कंपोनेंट का, तो रिएक्शन कराने के लिए जो किसी कंपोनेंट के अमाउंट लेगा तो उसके कारण जो मोल होंगे उसे हम टेकन मोल कहते हैं। और जो क्वेश्चन में गिवन होगा कॉफिशिएंट के कारण रिएक्शन की कॉफिशिएंट के कारण जो मोल होगा उसे हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक मोल कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्या निकालना है, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट, ठीक है। तो हम बोले थे कि जो दिया होता है और जो निकालना होता है उसमें हम रिलेशन लगाते हैं। जो दिया होता है और जो निकालना होता है उसमें हम रिलेशन लगाते हैं। तो यहां पे किसका वेट दिया हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया हुआ है। किसका वेट निकालना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट निकालना है। तो आप किसमें रिलेशन लगाओगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल और CaO के मोल में रिलेशन लगाओगे। तो पहला रिलेशन हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन लगाते हैं। पहला काम जो दिया रहेगा और जो निकालना होगा उसके बीच में रिलेशन। और कौन रिलेशन, तो पहला हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक मोल वाला रिलेशन लगाते हैं। मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो पहले स्टोइचियोमेट्रिक मोल में रिलेशन लगाएंगे, उसके बाद टेकन मोल कितना है 0.1 मोल में, तो 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर हम वेट निकालते तो मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बराबर क्या हो गया, तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट बराबर कितना हो गया 56 इंटू 0.1 बराबर 5.6 ग्राम। समझिएगा बातों को। मतलब क्या कहता है कि इस चैप्टर में मुझे दो तरह के मोल पढ़ने हैं। एक को हम लोग क्या कहेंगे, तो एक को हम लोग टेकन मोल कहेंगे और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक मोल कहेंगे। टेकन मोल किसको कहेंगे, तो जो अमाउंट लेंगे रिएक्शन कराने के लिए, उसके कारण जो मोल होगा उसे हम लोग टेकन मोल कहते हैं, ठीक है।
और कॉफिशिएंट के कारण जो मोल होगा, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट के कारण मोल होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक मोल कहते हैं। ठीक है, तो फिर जो दिया रहेगा, जो निकालना उसके बीच में रिलेशन, जो देगा उसको लेफ्ट में, जो निकालना उसको राइट में। तो पहले हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक मोल में रिलेशन लगाएंगे। किस में रिलेशन लगाएंगे, स्टोइचियोमेट्रिक मोल में रिलेशन लगाएंगे। इसको लिख लो आप लोग, कल हम लोग आधा क्वेश्चन ही छूट गया था, है ना, इसलिए आज हम वहीं से शुरू किए हैं। देखो हम लोग पहला हेडिंग लिखते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। तो ये मोल मोल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, मुझे ये पहले जानना चाहिए। ठीक है, देखो तो इस चैप्टर में हम क्या बताए थे, तो इस चैप्टर में किसी भी रिएक्शन पे मोल का यूज करना होता है। तो किसी भी रिएक्शन पे हम लोग मोल का यूज कैसे करते हैं, मतलब किसी रिएक्शन में अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल दिया हुआ है, दूसरे कंपोनेंट का मोल निकालना है, किसी दूसरे कंपोनेंट का मोल दिया हुआ है, किसी पहले कंपोनेंट का मोल निकालना है, यही होता है ना। तो मोल मोल रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि अगर किसी रिएक्शन में अगर किसी कंपोनेंट का मोल अगर दिया हुआ है, किसी रिएक्शन में अगर किसी कंपोनेंट का मोल अगर दिया हुआ है और किसी दूसरे कंपोनेंट का मोल निकालना है। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। मतलब वेट दिया हुआ था, मतलब वेट मतलब एक का मोल दिया हुआ था, दूसरा का मोल हमको निकालना था। चलो देखो मोल मोल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, मतलब किसी एक का मोल देगा और दूसरा का मोल निकालना होगा। कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन रहता कि व्हाट मास ऑफ O2 which react with 1.6 ग्राम ऑफ, बोलता है O2 का कितना ग्राम जो है वो 1.6 ग्राम CH4 के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। बोलता है कितना ग्राम O2 1.6 ग्राम CH4 के साथ रिएक्ट करेगा। तो बोलता है कितना ग्राम O2 1.6 ग्राम CH4 के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहला काम तो आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए। तो रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, तो CH4 और O2 के बीच में क्या बनाएगा, CO2 और H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने आना चाहिए। बैलेंस है कार्बन एक हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब देखो क्या दिया हुआ है, तो CH4 का वेट दिया हुआ है और किसका वेट निकालना है, तो O2 का वेट निकालना है। तो ये जो CH4 का वेट दिया हुआ है इसके कारण कुछ मोल रहा होगा, तो इसके कारण जो कुछ मोल रहा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो टेकन मोल ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 1/10 मतलब 0.1 मोल, है ना जी। तो बोलता है कितना ग्राम O2 जो है वो 0.1 मोल ऑफ, मतलब या 1.6 ग्राम ऑफ CH4 के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या बताए हैं कि आपको किस में रिलेशन लगाना है, किसका अमाउंट दिया हुआ है CH4 का, किसका अमाउंट निकालना है O2 का। तो मतलब CH4 के मोल, पहला काम स्टोइचियोमेट्रिक मोल में रिलेशन लगाते हैं, पहला काम स्टोइचियोमेट्रिक मोल में रिलेशन लगाते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक मोल में रिलेशन, तो CH4 और O2 के बीच में, मतलब एक मोल CH4 कितना मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ क्या, 2 मोल ऑफ O2। तो इसीलिए कितना मोल है, 0.1 मोल, तो 0.2 मोल ऑफ O2, है ना। तो अगर वेट ऑफ O2 की बात करें तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट 32 कितना हो जाएगा, 6.4 ग्राम, है ना। तो कहने का मतलब क्या है भाई, मतलब अगर किसी एक का वेट दे रखा है, दूसरे का वेट निकालना है, तो पहले रिएक्शन लिख लेना, फिर जो दिया हुआ है जो निकालना है उसके बीच में रिलेशन। तो क्या दिया हुआ था 1 पॉइंट, तो पहले किस में रिलेशन लगाएंगे, ए वाला स्टोइचियोमेट्रिक मोल में रिलेशन लगाएंगे। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक मोल में रिलेशन लगाएंगे। क्या दिया होता, CH4 के मोल को लेफ्ट में रखे, O2 के मोल को राइट में रखे, है ना। तो देखो ये बेसिक चीजें हैं, है ना। मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस प्रकार से आपको मोल को यूज करना है। लिख लिए, अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन रहता कि व्हाट मास ऑफ
C2H6 which react with what mass of C2H6 which react with 3.2 ग्राम ऑफ O2, है ना। बोलता है कितना ग्राम ये C2H6 जो है वो 3.2 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो C2H6 और O2 के बीच में। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो C2H6 और O2 के बीच में रिएक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O, कार्बन दो, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 3 7। बोलता है कितना ग्राम C2H6, ठीक है, बोलता है 3.2 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो किसमें रिलेशन लगाना है, C2H6 और O2 के बीच में, है ना। तो ये जो है वो मोल है, टेकन मोल है। तो टेकन मोल ऑफ O2 कितना, तो 3.2 बाई 32 मतलब 1/10, है ना। तो पहले हमको टेकन मोल में रिलेशन नहीं लगाना है, पहले हमको स्टोइचोमेट्रिक मोल में रिलेशन लगाना है। तो किसका दिया हुआ है, O2 का मोल, तो O2 का स्टोइचोमेट्रिक मोल खोजो। C2H6 का मोल निकालना है, C2H6 का स्टोइचोमेट्रिक मोल खोजो। O2 का दिया हो तो O2 को लेफ्ट में रखो, तो क्या लिखोगे आप कि 7/2 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विथ क्या, 1 मोल ऑफ C2H6, इसलिए एक में तो 1/7/2, इसीलिए 0.1 में तो 2/7 इंटू 0.1 मोल, है ना। मोल निकल आएगा तो फिर वेट भी निकल आएगा। बोलो, तो हम कर सकते हैं क्या इसको, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं कि अगर किसी रिएक्शन में अगर किसी एक कंपोनेंट का अमाउंट दिया हुआ, दूसरा कंपोनेंट का अमाउंट निकालना है, तो पहले रिएक्शन लिख लो, फिर देखो जो दिया हुआ है उसके स्टोइचोमेट्रिक मोल को लेफ्ट में रखो, जो निकालना है उसको राइट में रखो, है ना, फिर टेकन मोल को ले लो। चलो अब देखो, ये तो बेसिक चीजें हैं, है ना। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होता है एक कंप्लीट रिएक्शन। एक कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, तो नाम से ही पता चल रहा है, कंप्लीट मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, उसे हम लोग कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब हुआ कि वैसा रिएक्शन जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, उसे हम लोग कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सारा का, जैसे मान लेते हैं कि आप मार्केट गए, है ना, तो आप मार्केट गए 500 रुपया लेकर गए, आप मार्केट गए और 500 रुपीज लेकर गए। तो अगर आप मार्केट अगर 500 रुपीज लेकर गए, अगर आप मार्केट गए और 500 रुपीज लेकर गए, तो अगर सारा का सारा मतलब 500 का अगर मार्केटिंग कर जाए, मतलब आपके पास एक भी रुपया नहीं बचे, तो उसे हम लोग कंप्लीट रिएक्शन कहेंगे। मतलब जो घर से लेकर गए दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो मार्केट से खरीद के लाए दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो कंप्लीट रिएक्शन का मतलब होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, उसे हम लोग कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। मतलब अगर इसको डिफाइन करना है तो ऐसे लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शन इन विच all reactant convert in प्रोडक्ट। मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी रिएक्टेंट ना बचे, उसे हम लोग कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। देखिए ये तो थ्योरेटिकली हो गया। अगर हम इसका बात करें कंडीशन का, तो कंडीशन फॉर कंप्लीट रिएक्शन, है ना। देखिए हम दो तरह के मोल पढ़े हैं, एक को हम लोग कहते हैं टेकन मोल और दूसरे को हम लोग कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक मोल। तो टेकन मोल का मतलब क्या हुआ, बताया थे, जो रिएक्शन कराने के लिए अमाउंट लेते हैं उसके कारण जो मोल होता है उसे हम टेकन मोल कहते हैं। तो अगर हम कंप्लीट रिएक्शन के कंडीशन की अगर हम बात करें, तो कहता है कि अगर मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट
in mole ratio of reactant in a stoichiometric mole is equal to mole ratio of reactant in टेकन मोल। समझना है बातों को। बोलता है कि अगर रिएक्टेंट का मोलर रेशियो टेकन मोल में और रिएक्टेंट का मोलर रेशियो स्टैचियोमेट्रिक मोल में अगर इक्वल होगा तो हम लोग उसे कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोले बच्चों कि अगर रिएक्टेंट का मोल का रेशियो टेकन मोल में, रिएक्टेंट का मोल का रेशियो टेकन मोल में और रिएक्टेंट का मोल का रेशियो स्टैचियोमेट्रिक मोल में, रिएक्टेंट का मोल का रेशियो टेकन मोल में और रिएक्टेंट का मोल का रेशियो स्टैचियोमेट्रिक मोल में अगर इक्वल होगा तो वो रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट होगा। ऐसे बोलता है रिएक्टेंट का मोल का रेशियो टेकन मोल में और रिएक्टेंट का मोल का रेशियो स्टैचियोमेट्रिक मोल में अगर इक्वल होगा तो वो रिएक्शन क्या होगा? मान लेते हैं कोई रिएक्शन है A प्लस 2B प्लस प्रोडक्ट, है ना। बोलता है रिएक्शन कराने के लिए हम 2 मोल A लिए हैं और 4 मोल B लिए हैं। मतलब रिएक्शन कराने के लिए जो अमाउंट लिया है दिस इज कॉल्ड टेकन मोल, दिस इज कॉल्ड टेकन मोल। और ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट है 1 और ये 2, दिस इज द स्टैचियोमेट्रिक मोल, दिस इज द स्टैचियोमेट्रिक मोल। तो बोलता है कि बताओ भाई ये रिएक्शन कंप्लीट या इनकंप्लीट? तो क्या कहता है कि रिएक्टेंट का मोल का रेशियो जो स्टैचियोमेट्रिक मोल में होगा। तो अगर हम बात करें कि मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट इन स्टैचियोमेट्रिक मोल, तो मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट इन स्टैचियोमेट्रिक मोल कितना हो गया? 1:2। अगर हम बात करें कि मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट इन टेकन मोल, तो मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट इन टेकन मोल कितना हो गया? 1:2। तो बोलता है कि रिएक्टेंट का मोल का रेशियो अगर स्टैचियोमेट्रिक मोल में और रिएक्टेंट का मोल का रेशियो अगर टेकन मोल में अगर इक्वल हो जाए तो रिएक्शन हमारा क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन के बाद न तो A बचेंगे न तो B बचेंगे और सिर्फ प्रोडक्ट बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मतलब अगर रिएक्टेंट का मोल का रेशियो टेकन मोल में और स्टैचियोमेट्रिक मोल में अगर इक्वल है तो रिएक्शन आपके कंप्लीट होंगे। कंप्लीट का मतलब ना तो A बचेगा ना तो B बचेगा और सिर्फ प्रोडक्ट बचेगा। लिखो अगर कहीं पे ऐसा रहता है Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2, है ना, तो मान लेते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन है। तो अगर ये बैलेंस इक्वेशन है, टेकन मोल कितना जी? 0.30, और अगर ऐसा रहता है 0.60। अगर आपसे पूछता बताओ रिएक्शन कंप्लीट या इनकम्प्लीट, है ना। देखो तो यहाँ पे मोलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट इन स्टैचियोमेट्रिक मोल, इसी कोएफिशिएंट को स्टैचियोमेट्रिक मोल कहते हैं। तो यहाँ 1:2 और यहाँ मोलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट इन टेकन मोल 1:2। रिएक्शन क्या है? कंप्लीट है। अगर ऐसा रहता A प्लस 2BC और अगर ऐसा रहता कि ये 4 मोल है और ये 10 मोल है, बताओ तो 4 मोल और ये, तो यहाँ पे मोलर रेशियो कितना?
स्टेचोमेट्रिक मोल में 1:2 और यहाँ पे क्या 1:2 है क्या, तो 4:10 है, मतलब रिएक्शन इक्वल नहीं है, मतलब ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है। समझिए बात को। देखो कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, तो कंप्लीट रिएक्शन का मतलब हुआ कि जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, उसे हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, तो इनकम्प्लीट का मतलब हुआ जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट ना बने, उसे हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, मतलब अगर इनकम्प्लीट की बात करें तो जिसमें रिएक्टेंट का मोलर रेशियो टेकन मोल में और रिएक्टेंट का मोलर रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक मोल में अगर इक्वल नहीं है तो वो रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा। अगर रिएक्टेंट का मोल का रेशियो टेकन मोल में और स्टोइचियोमेट्रिक मोल में अगर इक्वल नहीं है तो वो रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा। अब सोचो तो मेरे भाई, जरा हम सोचते हैं कि अगर हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं इस दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं। जैसे मार्केटिंग, देखो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, तो रिएक्टेंट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो हम लोग लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आप मार्केटिंग करने गए, तो आप मार्केटिंग करने गए तो जो घर से लेकर गए, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो मान लेते हैं आप मार्केटिंग करने जाते हैं तो आप घर से दो चीज लेकर जाते हैं। पहला क्या, तो पहला एक लिस्ट होता है और दूसरा पैसा होता है, मनी होता है ना, डॉलर होता है। तो सारा लिस्ट रहता है, चावल आटा गेहूं इतना इतना इतना। अब देखो बहुत सारे, मतलब आप दो चीज लेकर गए हैं, मतलब ये लिस्ट प्लस मनी, ये दोनों दोनों आपका क्या है, रिएक्टेंट है। मतलब ये वो सामान है जो आप घर से लेकर गए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जितना पैसा होता है उतना ही लिस्ट लेते हैं। मतलब चावल खरीद लिए काट दिए, आटा खरीद लिए काट लिए, दाल खरीद लिए काट लिए, मतलब 5,000 का मनी तो 5,000 का लिस्ट। मतलब रिएक्शन के बाद ना तो पैसा बचेगा ना तो लिस्ट बचेगा। रिएक्शन के बाद ना तो पैसा बचेगा ना तो लिस्ट बचेगा, मतलब लिस्ट का सम, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, प्रोडक्ट बचेगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट रिएक्शन हुए। मतलब कंप्लीट का मतलब हुआ कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट आपस में खर्च हो गया। और इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, तो इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि मान लेते हैं किसी के पास 5,000 रुपया है और लिस्ट लेकर 1,00,000 रुपया कर गया है। किसी के पास 5,000 रुपया है और लिस्ट 1,00,000 लेकर गया है। तो सोचो, मतलब दो रिएक्टेंट है, एक पैसे का रिएक्टेंट है, एक पैसा है और एक लिस्ट है। ये लिस्ट कितने का है, 1,00,000 रुपया का, पैसा कितना है 5,000 रुपया। तो क्या होगा, 5,000 का सामान खरीदा जाएगा और फिर भी 95,000 का लिस्ट में सामान बच जाएगा। मतलब ये क्या है, ये कंप्लीट है क्या, एक रिएक्टेंट बच गया है। एक कैसा रिएक्शन है, इनकम्प्लीट रिएक्शन है, इनकम्प्लीट रिएक्शन है। लेकिन देखो इनकम्प्लीट रिएक्शन में भी एक ऐसे कंपोनेंट है जो 100% डिकम्पोज हुए हैं, वो है कौन है, मनी। मतलब कहने का समझाने के लिए लिखे, मतलब इनकम्प्लीट रिएक्शन में एक ऐसे कंपोनेंट होंगे जो 100% डिकम्पोज होंगे। मतलब इनकम्प्लीट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, तो इनकम्प्लीट रिएक्शन का मतलब हुआ कि वैसा रिएक्शन जिसमें सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनता हो उसे इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं। वैसा रिएक्शन जिसमें सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता हो उसे हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो इसको लिखो तो अगर हम बात करें इनकम्प्लीट रिएक्शन का, है ना, तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा कि वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट डू नॉट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, है ना। मतलब जिसमें सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनता हो उसे हम लोग इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम बात करें इनकम्प्लीट रिएक्शन का,
तो इसमें क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो सारा का सारा खर्च हो जा रहा है। तो एक ऐसा कंपोनेंट है जो सारा का सारा खर्च हो जा रहा है, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब दैट कंपोनेंट which completely consume in incomplete reaction। देखिए, इनकम्प्लीट रिएक्शन जब भी होगा, इसीलिए तो इनकम्प्लीट हुआ कि सारा सारा रिएक्टेंट खर्च नहीं हुआ। तो दो तरह के रिएक्टेंट होंगे, मतलब एक वो रिएक्टेंट होंगे जो कंप्लीटली कंज्यूम होंगे और एक वो रिएक्टेंट होंगे जो बचेंगे। देखो बात समझ रहे ना, हम दो चीज लेकर गए थे, पैसा कम था और लिस्ट ज्यादा था, तो पैसा के साथ साथ कुछ लिस्ट का सामान प्रोडक्ट बना, लेकिन उसके बावजूद भी लिस्ट का सामान बच गया। वही होता है कि अगर हम इनकम्प्लीट रिएक्शन अगर ए और बी लेंगे तो इसमें क्या होगा, कोई एक कंपोनेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन दूसरे कंपोनेंट रिएक्शन होने के बाद भी बच जाएगा। तो जो कंपोनेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। कंप्लीट में तो ए भी कंज्यूम बी भी कंज्यूम, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है, एक ही कंपोनेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। मतलब ए और बी अगर आपस में मिलकर अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन कर रहा है तो ये दोनों में कोई एक कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और एक क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट, है ना। मतलब दैट कंपोनेंट which remains in incomplete reaction is called excess reagent, है ना। मतलब जो बच जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। जो बच जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। और जो कंप्लीटली खर्च हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझना है। मतलब हम तो पहले केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन में कैसे निकालना है, उसमें अब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन दो तरह का होगा, एक को हम लोग कंप्लीट कहेंगे और दूसरे को हम लोग इनकम्प्लीट कहेंगे। तो कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, जिसमें सारा सारा रिएक्टेंट खर्च हो जाए। मतलब अगर ये रिएक्शन कंप्लीट है तो ए भी कंप्लीटली कंज्यूम, बी भी कंप्लीटली कंज्यूम। लेकिन अगर ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है तो अगर ए रिएक्शन अगर इनकम्प्लीट है तो ये दोनों में से कोई एक कंज्यूम होगा, और जो कंप्लीटली कंज्यूम होगा दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग, और जो बच जाएगा दिस इज कॉल्ड एक्सेस। लिखो बात को। देखो अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट का, तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं। कंप्लीट रिएक्शन में तो लिमिटिंग होता नहीं। अब देखो बहुत सारे टीचर बहुत लेंदी तरीके से बताते हैं, मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से बताऊंगा। पहला काम क्या करना है, तो पहला ये देखना है कि वो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है ना। मतलब पहला काम बैलेंस इक्वेशन को लिखना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, तो टेकन मोल वाई स्टैचियोमेट्रिक मोल। मतलब पहला कंपोनेंट देखना है वो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। दूसरा स्टेप में ये मोल रेशियो निकालना है, किसका, कैसे निकालना है, तो टेकन मोल वाई स्टैचियोमेट्रिक मोल, टेकन मोल वाई स्टैचियोमेट्रिक मोल, और that component will be limiting, that component will be limiting which having lower value of mole ratio।
देखो भाई, बहुत सारे टीचर बहुत तरीके से बताते हैं, है ना, लेकिन मैं आपको सबसे इजीएस्ट तरीका बताया हूं। पहला काम क्या करना है, आपको देखना है वो इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, मोल रेशियो निकालना है। कैसे निकालना है, तो टेकन बाई स्टैच्यूमेट्रिक मोल करके, ठीक है। पहला काम देखना है वो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। दूसरा क्या करना है, मोल रेशियो निकालना है। कैसे मोल रेशियो निकालना है, तो टेकन बाई स्टैच्यूमेट्रिक मोल, है ना। और जिस कंपोनेंट का दैट रिएक्टेंट कंपोनेंट कर लो, है ना, दैट रिएक्टेंट कंपोनेंट, मतलब जिस रिएक्टेंट कंपोनेंट का मोल रेशियो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना। जिस कंपोनेंट का मोल रेशियो कम होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिखो बच्चों इसको। अब देखो, इसे मान लेते कहीं पे ऐसा रहता कि a+2b प्रोडक्ट, है ना, ये मान लेते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है और बोलता कि ये 2 मोल है और ये 5 मोल है, तो जो मोल क्वेश्चन में गिवन होगा दिस इज कॉल्ड टेकन मोल, और जो इस कोएफिशिएंट के कारण जो मोल होगा दिस इज कॉल्ड स्टैच्यूमेट्रिक मोल, ठीक है। तो जो इस कोएफिशिएंट के कारण जो मोल होगा दिस इज कॉल्ड स्टैच्यूमेट्रिक मोल, और जो क्वेश्चन में गिवन होगा दिस इज कॉल्ड टेकन मोल, ठीक है। तो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट जब भी डिफाइंड होंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट जब भी डिफाइंड होंगे तो किसके लिए डिफाइंड होंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट जब भी डिफाइंड होंगे तो इनकम्प्लीट रिएक्शन के लिए डिफाइन होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट जब भी डिफाइन होंगे तो किसके लिए डिफाइन होंगे, इनकम्प्लीट रिएक्शन के लिए डिफाइन होंगे। अब देखो तो यहां पे मोलर रेशियो कितना 1:2, 1:2, और यहां पे मोलर रेशियो कितना 2:5, यहां मोलर रेशियो 1:2 और यहां पे मोलर रेशियो 2:5। तो यहां पे मोलर रेशियो 1:2 और यहां मोलर रेशियो 2:5, क्या दोनों का मोल रेशियो इक्वल है, तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो रिएक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है ना। चलो, अगर ए रिएक्शन क्या किए, यहां पे मोल रेशियो देख ली 1:2, मतलब टेकन मोल का मोल रेशियो 1:2 और स्टैच्यूमेट्रिक मोल का मोल रेशियो 2:5, मतलब ये दोनों रिएक्शन, ये दोनों मोल रेशियो इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों मोल रेशियो इक्वल नहीं तो इनकम्प्लीट है। आपको लिमिटिंग निकालने के लिए क्या करना है, तो क्या बताएं, मोल रेशियो ऑफ ए निकालते हैं। तो अगर मोल रेशियो ऑफ ए की बात करें तो टेकन मोल बाई स्टैच्यूमेट्रिक मोल, तो टेकन बाई 1। अगर हम मोल रेशियो ऑफ अगर हम बी की बात करें, तो अगर हम मोल रेशियो ऑफ बी की बात करें तो टेकन मोल बाई स्टैच्यूमेट्रिक मोल। क्या मैंने बताया कि आपको पहले मोल रेशियो निकाल लेना, कैसे, टेकन बाई स्टैच्यूमेट्रिक, टेकन बाई स्टैच्यूमेट्रिक। तो मोल रेशियो किसका कम है, ए का, तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। इससे कोई इजी तरीका ही नहीं है जी, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड। समझ रहे हैं बातों को। अगर कहीं पे ऐसा रहता कि Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2, है ना, और अगर टेकन मोल जो क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में टेकन नहीं कहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा समझ जाना वो टेकन मोल है ना। तो ऐसा रहता कि 0.30 मोल और 0.52 मोल, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे मोल रेशियो कितना, तो यहाँ पे मोल रेशियो 1:2 और यहाँ पे क्या है 1:2 है क्या, नहीं है। तो ये रिएक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है। बोलो, यहाँ पे मोल रेशियो 1:2 और यहाँ पे मोल रेशियो 1:2 नहीं है, तो रिएक्शन इनकम्प्लीट है। तो अगर रिएक्शन अगर ये इनकम्प्लीट है तो आपको क्या करना है, लिमिटिंग निकालना है। लिमिटिंग निकालने के लिए क्या बताए हैं, तो मोल रेशियो लिखेंगे। तो अगर हम मोल रेशियो ऑफ अगर Zn लिखेंगे तो मोल रेशियो ऑफ Zn क्या हो जाएगा, तो टेकन अपॉन स्टैच्यूमेट्रिक। अगर हम मोल रेशियो ऑफ HCl लिखेंगे तो मोल रेशियो ऑफ HCl क्या हो जाएगा, टेकन अपॉन स्टैच्यूमेट्रिक, है ना। तो टेकन बाई स्टैच्यूमेट्रिक जब लिखेंगे
तो देखो तो किसका मोल रेशियो कम है, तो HCl का मोल रेशियो कम है। आपको क्या करना है, तो दोनों का मोल रेशियो निकाल लेना है। तो हम जब दोनों का मोल रेशियो निकाले तो किसका मोल रेशियो कम है, तो HCl का मोल रेशियो कम है। तो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग। बोलो हमारा लिमिटिंग कौन हुआ, HCl। ठीक है, देखिए यही जो है ना, जो हम लिखे हैं, यही इस पूरा टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन करे थे कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, तो वहां पे रिएक्टेंट एक ही था, वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट था। कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट का अगर अमाउंट गिवन हो, किसी क्वेश्चन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो और किसी प्रोडक्ट का अगर अमाउंट निकालना है, अगर किसी क्वेश्चन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो और अगर किसी प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो कहीं बोलता कि 2 मोल A 4 मोल B से रिएक्ट करके कितना मोल C बनाएगा। पूरा चैप्टर का ही कहानी है जी। अगर किसी एकदम दिमाग में बैठा लो कि अगर किसी, पल सोचने आना चाहिए क्वेश्चन पे, हम सोचेंगे क्या। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना होगा। तो कहीं पे ऐसा रहता कि ए बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है, लेकिन अगर ऐसा बोलता कि ये 2 मोल ए, अगर ऐसा दिया रहता और बैलेंस इक्वेशन दिया रहता, ये 2 मोल ए 5 मोल बी से रिएक्ट करके कितना मोल सी बनाएगा। जहां देखो प्रैक्टिकली फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है, एग्जामिनेशन उसी से क्वालिफाई होता है। तो बोलता कि किसी क्वेश्चन में अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है और किसी अगर प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे। किसी क्वेश्चन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो पहला काम चेक करेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट है या नहीं है ना। अगर रिएक्शन कंप्लीट है, पहला काम देखेंगे इफ रिएक्शन विल बी कंप्लीट then amount of product calculated by any component of reactant। पहला काम क्या करेंगे, देखेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कब, जब किसी क्वेश्चन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा और किसी प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या देखेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। और अगर रिएक्शन कंप्लीट है तो हम लोग प्रोडक्ट का अमाउंट किसी भी रिएक्टेंट के किसी भी कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों, हम बताएंगे प्रूव करके। दूसरा बोलता है स्टेप, अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट है, इफ रिएक्शन विल बी इनकम्प्लीट, then
amount of product calculated by limiting reagent, है ना। बोलता है कि अगर कहीं पे रिएक्शन कंप्लीट है, तो अगर रिएक्शन कंप्लीट है तो हम लोग प्रोडक्ट का अमाउंट किसी भी रिएक्टेंट के किसी भी कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट है तो हम लोग प्रोडक्ट का अमाउंट किससे निकालेंगे? तो लिमिटिंग रिएजेंट से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट से निकालेंगे। बात को समझ रहे हैं ना। तो अगर कहीं पे इसको लिखो, अगर कहीं पे ऐसा बोलता कि 0.30 मोल ऑफ Zn react with 0.60 मोल ऑफ HCl। क्वेश्चन बोलता हाउ मेनी मोल ऑफ H2 विल बी प्रोड्यूस्ड। बोलता है कितना मोल H2 बनेगा, कब? जब 0.30 मोल ऑफ Zn और 0.30 मोल ऑफ H2 आपस में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है। रिएक्शन बहुत इजी, आपको लिखने आता होगा, Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, है ना, 2HCl। तो क्या बोल रहा है? 0.30 मोल ऑफ Zn है और ये 0.60 मोल ऑफ HCl है ना। तो 0.30 मोल ऑफ Zn और 0.60 मोल ऑफ HCl आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो कितना मोल H2 बनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमने क्या बताया है कि अगर कहीं पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो, तो अगर कहीं पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, तो अगर प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है तो हम पहले देखेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कंप्लीट का कंडीशन बताए थे कि अगर रिएक्टेंट का मोल का रेशियो टेकन मोल में और अगर रिएक्टेंट का मोल का रेशियो स्टोइचोमेट्रिक मोल में अगर इक्वल हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट का मोल का रेशियो टेकन मोल में, तो यहां पे कितना 1:2 और यहां स्टोइचोमेट्रिक मोल में 1:2, तो रिएक्शन क्या है? कंप्लीट है। तो क्या बोले कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड बाय एनी कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट। देखो, अगर हम Zn से H2 का अमाउंट निकालेंगे तो किसका अमाउंट निकालना है? H2 का। मोल किसका लेंगे? Zn का। तो पहले कौन सा रिलेशन लगाएंगे? स्टोइचोमेट्रिक मोल में। तो Zn का मोल ले रहे हैं तो इसको लेफ्ट में रखेंगे, तो 1 मोल Zn, तो 1 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ H2। तो इसीलिए 0.30 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूस्ड 3.0 मोल ऑफ H2, है ना। अगर हम HCl लेंगे तो पहले हम Zn कंपोनेंट से निकाले। अगर हम अब दूसरा, तो कितना मोल H2 आया? 0.3 मोल। अगर हम HCl से लेंगे तो 4 HCl, तो 2 मोल HCl से स्टोइचोमेट्रिक मोल में रिलेशन लगाए, तो 2 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ H2। इसीलिए 1 में तो 1/2, इसीलिए 0.6 में तो 1/2 इंटू 0.6 कितना हो गया? 0.3 मोल ऑफ H2। तो देखो, तो अगर ये रिएक्शन कंप्लीट है तो हम दोनों में से किसी कंपोनेंट से हम लोग प्रोडक्ट का मोल निकाल सकते हैं। तो Zn से भी निकाले तो 0.3 आया और HCl से भी निकाले तो 0.3 आया। बात को समझिए, मतलब जब Zn से भी हम H2 का मोल निकाल रहे हैं तो 0.3 आ रहा है और जब हम इस HCl से भी निकाल रहे हैं तो 0.3 मोल आ रहा है। तो कहने का मतलब है यहां पे कि अगर कहीं पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना हो, अगर कहीं पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना हो, तो हम लोग देख लेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट है तो हम लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट के किसी से भी, देखो, तो अगर हम H2 का मोल अगर हम Zn से निकाले तो भी 0.3 और अगर H2 का मोल अगर हम HCl से निकाले तो भी 0.3।
मतलब दोनों में सेम आ रहा है, इसीलिए हम किसी भी कंपोनेंट से हम लोग मोल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो लिख लो इसको। चलिए ठीक है, थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।